गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के आंदोलनकारी एवं नेपाली भाषा आंदोलन के अग्रणी भाषा संग्रामी स्वर्गीय बब्बर गुरुङ को आज श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तराखंड राज्य नेपाली भाषा समिति के तत्वाधान में राजधानी देहरादून स्थित गढ़ीकेंट में गोरखाली सुधार सभा के सेम मानेकशॉ सभागार में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। अब ये तमिल में आइए लो जो लगाई दे सबैको भोट ठुलो हुन्छ dari au dari ya नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय गृह्णाति नान्यानि संयाति श्री बब्बर गुरुङ जी पुत्र श्री संत राम गुरुङ जी का जन्म 12 जून 1920 को बगलोकैंट हिमाचल प्रदेश में हुआ। शिक्षा भी बगलोकैंट में हुई और यहाँ जो है पढ़ाई के साथ साथ में गायन के क्षेत्र में खेलकूद के क्षेत्र में बिल्कुल अग्रसर रहते थे। और ये हालांकि नेपाली में है, मैं आपको थोड़ा उसे कर नेपाली में पढ़ के बता दूँ, समझते जाएंगे सब। श्री बब्बर गुरुङ जीव पुत्र स्वर्गीय श्री संत राम गुरुङ जी को जन्म 12 जून 1937 में बगलोकैंट जिला चंबा हिमाचल प्रदेश में भयो। यहाँ पर शिक्षा बगलोकैंट में भयो। यहाँ पढ़ाई को साथ साथ गायन के क्षेत्र में अग्रसर हुँदै गए र साना कार्यक्रमहरूमा गाउने मौका पनि पाउन थाले। पढ़ाई अघि जो छ गायन साथसाथै चल्दै गयो र बाल्यकालमा विशेष गरेर प्राकृतिक सौन्दर्यले परिपूर्ण परिवेशमा मलाई सङ्गीतको नै धेरै माया थियो र सायद पढाइ र सङ्गीत अनि पढाइ साथ चल्दै गयो। समयको बाहिर घुम्दै गयो र बाल्यकाल कहिले किशोरावस्थामा पुग्यो थाहा लागेन। 30 अक्टोबर 1953 में कोरकोटा ट्रेनिंग सेंटर बगलोकैंट जिला चंबा हिमाचल प्रदेश में भर्ती भयो। सैन्य जीवन लाइफ जिंदगी आगे बढ़ते गए और सन 19 नवंबर 1969 में देहरादून में मेरो विवाह श्रीमती सुगुन गुरुङ जी संग भयो। विवाह उपरांत पुनः दीनजान को बैटल स्कूल में पुग्यो। सबै कुछ सामान्य चलिरहेको थियो। 1970 में हैप्पी भ्याली शिलांग मेघालय जाने आदेश भयो। अक्टोबर 1971 में पर्यटनलाई पाकिस्तान गतिविधि माथि नजर राख्ने आदेश प्राप्त भयो। पाकिस्तानसँग युद्धको घोषणा भयो। ऑपरेशन को नाम कैक्टस लिली थियो। सिलहट सेक्टर राधानगर बांग्लादेश में मई 1971 में 28 नवंबर 1971 में घायल भयो। त्यति बेला न्याय सुधार हुनुभएको थियो। त्यति बेला 1971 में वीर विकलांगता घोषित गरे। त्यस पश्चात देहरादूनमा पुष्पाल गरी समाज सेवा अनि कुछ साल पश्चात कांग्रेस पार्टी ज्वाइन गरी 1972 में अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति गठन पश्चात नेपाली भाषालाई संवैधानिक मान्यताको निम्ति भाषा सेनानी बनी सानो कार्यकर्ताको रूपमा कार्य गरे। भाषा मान्यताको निम्ति बोर्ड क्लब नई दिल्लीमा धरना प्रदर्शन गरी अखिल भारतीय स्तरमा धरना प्रदर्शन अनि करिब अनसन। भाषा मान्यता पश्चात उत्तराखण्ड क्रान्ति दलको सदस्य ग्रहण गरी छुट्टै उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनमा सामेल भए। भूख हडताल र करिब अनसनमा भाग लिए। धेरै सङ्घर्ष पश्चात उत्तराखण्ड राज्य प्राप्त भयो। यस बाहेक विभिन्न कविता अनि किताब जस्तो कि धेरै जीवनको घरौटो र छुट्टै उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनको किताब
लेखेको थियो। बबर गुरुङद्वारा नेपाली भाषाको निम्ति उत्तर राज्यको निम्ति क्रमिक अनुसार भोक्ताको एक रेकर्ड बन्नु गएको छ। वर्तमानमा श्री बबर गुरुङज्यू आफ्नो निवास स्थानमा बसोबास गर्नु हुँदैछन्। उहाँहरूद्वारा समितियानी सङ्घ संस्था अनि समाजको निम्ति गर्नुभएको सेवा कहिले पनि भुल्न सक्दैन। वर्तमानमा श्री बबर गुरुङज्यू समितिको प्रमुख संरक्षक हुनुहुन्छ। बबर गुरुङजी जो छ एक उत्तराखण्ड छुट्टै राज्य उत्तराखण्ड आन्दोलन गोर्खा समाजको अवदान एक किताब जो बबर दाजुले यो लेखेको थियो। यो जो छ मलाई उनले जो छ सेपरेट भेट गर्नु भएको थियो और एउटा लेखी राखेको किताब उनले जो छ नेपाली भाषा मान्यता आन्दोलन र दुन घाटीको हाते हात। दूसरा किताब यो छ और तीसरा किताब उनले यो लेखेको छ मेरो जीवनका घरेटहरू जो उनको एक अनुभव छ त्यो उनले लेखेको छ। इस बाहेक छ उनले जो छ मतलब कति किताब कति रचनाओं लेखे कति कविताओं लेखे जो हमने उसमें जो हर उसमें जो पहले जो कैसेट होती है उसमें भी जैसे उनले मतलब एक गढ़वाली गाने भी गाते मावी गाते और गोरखाली भी गाने गाते सभी जो से उनको मूसा बबर जी को मेरे ख्याल है मतलब हनुमान बबर जी जस्तो महान व्यक्ति जो है अब दोबारा उनको पैदा विशेष मुश्किल से विशेष कर गोरखा समाज में जो उनको योगदान रहे और बबर जी संग जब मत गए तो बबर जी ने मतलब बताया बबर जी को जो सब उत्तराखंड आंदोलन को और भनूं नेपाली भाषा आंदोलन को तो हजूर था होला कि अहिले हामीले भन्छौँ कि अन्ना हजारे से ज्यादा सब बबर गुरुङ जी का जो है भूख हड़ताल की वो है उनका करीबन 107 दिन का वो उनका रिकॉर्ड है क्योंकि अब उनका अन्ना हजारे का और एक है लेकिन उनका कुछ नहीं है। तो बबर गुरुङ जी मतलब इतने वो थे कि मैं तो जो है 18 साल से जब मेरे 18 साल की उम्र थी तब से मैं सामान्य कार्यकर्ता की तरह में जुड़ा हुआ हूँ। आज मैं मतलब रिटायर होकर के आ गया हूँ 22 बार राष्ट्रीय साल का लेकिन आज मैं मुझे इतना तो की जा रही है तो मैं उसको मैं अपने शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता क्योंकि आज समाज को जो है जरूरी है हर समाज को जरूरी है कि बबर गुरुङ जी जैसे एक योग्य एक जो है मतलब कर्मठ कार्यकर्ता निस्वार्थ जिन्होंने कि कुछ को भी परवाह नहीं करी उन्होंने कभी कभी तो बबर जी बोलते थे यार कि समाज को जो है ना मतलब हमने सुधारने के लिए बहुत करते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है जब तक हम एकजुट नहीं होंगे हम जो है और को भी हम एकजुट नहीं कर सकते। तो आज के उसमें जो है मतलब जो भी वो था बबर जी का हमने वो रखा बबर जी के उसमें अगर कोई बबर जी के विषय में अगर कोई दो शब्द कहना चाहता है आइए। तो इसी क्रम में जो बबर गुरुङ जी के साथ से जुड़े हुए हैं तो उनका नाम है श्री चंद्रशेखर कांडपाल जी। अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो आने की कृपा करें। कर्नल जीवन सेठी जी समय का थोड़ा पाबंद है 2 मिनट कर्नल जीवन सेठी जी। हमारे प्रियजन बबर गुरुङ जी के बारे में सबने बहुत कुछ बोला है कुछ हमें पता था कुछ आज हमने यहाँ पे सुन के जाना और कई लोगों ने अपने विचार भी प्रकट किए हैं। हम चाहते हैं कि उनके विचारों पर हम अमल करें क्योंकि ऐसे लोगों को भूल भुला जाना बहुत आसान है। कोई भी हो जब वो यहाँ से चले जाते हैं 2 दिन आकर के उनकी तारीफ करते हैं पढ़ाई करते हैं तीसरे दिन सब भूल जाते हैं। ये ऐसे शख्सियत नहीं थी क्योंकि इन्होंने जो काम किया है वो अपने लिए नहीं किया है ये सबके लिए किया है और उससे खुश रहे लोगों से बात करते रहे प्रेरित करते रहे। तो ये जो छोटी सी जो उनके अंदर भावना थी उनके अंदर जो ये कला था इसको हम नहीं भूलना चाहते इसको नहीं हम भूलने देना चाहेंगे। इसीलिए कई प्रवक्ता ने बताया भी है कि उनके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है और इस पे हमें विचार करना चाहिए। इसी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करके भी थैंक यू। कोई ना कोई ऐसा काम हमें करना चाहिए कि जिससे बब्बर गुरुङ जी
के लिए कोई स्मृति द्वार वगैरह सरकार तो बनाएगी, लेकिन आपके प्रयासों से भी होना चाहिए, जो कि आने वाले समय में उनका हमारे समाज के लोगों को प्रेरणा मिल सके। बाबर गुरुजी के बारे में इतना मैं कहूंगा कि वो सिर्फ गोरखाली के नहीं, पूरे उत्तराखंड के अंदर हमारे जितने 70 हमारे जितने भी जिले हैं, जितने भी हमारी विधानसभाएं हैं, सबके अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान था। अगर ऐसे कर्मठ लोग ना होते तो हो सकता है उत्तराखंड का निर्माण होना बड़ा मुश्किल होता। जिन्होंने सरकार पर दबाव बनाया, गोरखाली समाज का प्रतिनिधित्व उन्होंने बहुत किया, और जैसा कि मुझे ये सुनने में आया, मैंने अभी मुझे मालूम चला इस बात से, क्योंकि किसी बात की जब चर्चा होती है, उसके अच्छे कामों की चर्चा होती है, तो बहुत सी प्रेरणा लोगों को भी मिलती है। जो प्रेरणा उन्होंने ये बताया कि 119 आदमी का नाम लेकर वो गए थे, 119वां का नाम था, उन्होंने ये जो बात सरकार से रखी कि पहले 118 आदमी को बनाओ, उसके बाद मुझे बनाओ। लेकिन आज का जो समय चल रहा है, आज बैकग्राउंड से लोग चाहते हैं कि मुझे बना दो, मुझे आगे कर दो, कि जिस विचारधारा से वो जब चले थे, ऐसे महान व्यक्ति की आज लोकसभा हो रही है, तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बात पे फल होना चाहिए। मैं भी नहीं गया था, अक्सर मैं अपनी वाइफ के बीच में यहाँ पे आता हूँ, आज मैं बड़ी नाते सबसे अंदर ये धारणा होनी चाहिए। मैं तो कोरोना तो बहुत भीड़ होगी, लेकिन इसके लिए हम लोगों ने प्रयास करना चाहिए, और भविष्य में एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जो समाज सेवी होते हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, उनके लिए जरूर दिल में बात होना बहुत जरूरी है। मैं इन्हीं बातों में अपनी बात को ज्यादा न कहते हुए अंत में हमारे जो बाबर गुरु जी, जो स्वर्गीय बाबर सिंह जी गुरु जी हैं, उनकी मैंने जो यहाँ भारत असेंबली चलाते तो मुझे आने का मौका मिला, बड़ा अच्छा गाना गाते, संगीतकार थे, ऐसी विभूति हमारे बीच में नहीं है, जो उसकी स्मृति करना बहुत ही अपूर्ण है। मैं उनके परिवार वालों को इस बधाई देता हूँ इस बात की कि आपके जो बुजुर्ग थे उन्होंने बड़े अच्छे काम यहाँ पे किए हैं, इनकी यहाँ पे लोकसभा हो रही है, और मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ बाबर गुरु जी को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस सभा में उपस्थित गणमान्य नागरिकजन, कुछ दिन पहले मैंने आदरणीय दिवंगत बाबर गुरु जी के बारे में जब एक मैसेज पढ़ा, तो तब तक मुझे नहीं पता था, इतना पता था कि आंदोलनकारी, लेकिन जब आज यहाँ पर आया तो भाव इतने हुए कि मुझे नहीं कह सकता। तो ऐसे आदमी को, ऐसे शख्सियत को याद करना, आंदोलनकारी थे और एक देशभक्त पहले, आंदोलनकारी बाद में, समाज सेवी और नेपाली भाषा के लिए एक डेडिकेशन, अपना समर्पण देकर काम करने वाले हर शख्सियत थी उनमें, कभी साहित्यकार देकर। तो ये सब बातें जान के कितना हम समझते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि आपने बुलाया। पता तो लगा इस देहरादून में कितने अच्छे लोग हैं, अभी भी हैं। तो श्रद्धांजलि शब्दों में ठीक है, नमन, लेकिन ये कहते हैं कि क्यों उन्होंने सोचा, क्यों उनकी एक कार्य प्रणाली थी, अगर उसको हम अपना लें तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा कोई अवसर कोई नहीं सकता है। ये जो अवसर हमें मिला है आज, इसको हम इस रूप में कि जो आपने मार्ग दिखाया, आओ मिलकर प्रेम, देश प्रेम, भाईचारा, एकता, समाज सेवा, इसमें मिलकर सब लोग काम करते हैं। तो मेरा यही सबसे आग्रह है कि हम अगर सही मायनों में
उनके मार्ग पर चलना चाहें तो उनकी भावनाओं को हम इस रूप में आगे समाज में ला सकते और इसके साथ ये तो सरकार के खिलाफ बराबर बोलते हैं, लेकिन यह क्या श्रद्धांजलि सभा है। मैं सभी पेंशनर संगठन की ओर से, कर्मचारियों की ओर से, क्योंकि मैं राज्य कर्मचारी शिक्षक परिषद का प्रदेश जिलाध्यक्ष हूँ और पेंशनर संगठन का भी मैं जिलाध्यक्ष हूँ, सभी पेंशनरों की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दे, ऐसी भी ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और हमें पता भी नहीं चला, जब गए तब हमें लगा कि हमने क्या किया। उनके साथ बहुत समय बिताया। मुझे एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं स्कूल गेवे में पढ़ाती थी और उस समय 94 या 96 मैंने मधुसूदन जी से भी पूछा था और मुझे मीडिया में भी पूछा था कि ये ईयर डे बताइए, हम इसको छापेंगे, लेकिन मेरे पास डेट पर्टिकुलर नहीं था। तो किस्सा ये हुआ था कि किसी सरकारी गाड़ी में इस चौक में जो धन सिंह थापा, परमवीर चक्र धन सिंह थापा द्वार मार्ग जो पॉइंट किया हुआ था, उसमें किसी सरकारी गाड़ी ने टक्कर मार करके परमवीर चक्र काट दिया, टूट गया। तो उनको पता चला, वो गए कैंट बोर्ड में, कई बार गए, कैंट बोर्ड वालों को कहा कि इसको बनाइए आप लोग, नहीं बना, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया कि अपने घर से एक बेडशीट लेकर के आए, बड़ी बेडशीट, उसमें 4 बांस काट करके उसमें उन्होंने छत बनाया, नीचे बोरे बिछाया और वहां पर वो भूख हड़ताल में बैठे। ये बिल्कुल सच घटना है और हमने अपने आंखों से देखा है और हमने इसको प्रत्यक्ष रूप से देखा है। तो उन्होंने उस पर बैठ करके भूख हड़ताल का जो अनशन किया, तो इसमें उस समय ये उत्तराखंड राज्य नहीं था, उस समय था यूपी गवर्नमेंट। तो डीएम और जो वहाँ कोई मंत्री होंगे, उनको पता चला, हम लोग भी तब गए तो हमें पता नहीं कि कौन थे वो। तो उन लोग आए, ट्रे में जूस लेकर के खड़े हुए कि आप अनशन तोड़ दीजिए और ये जूस पी लीजिए और हम इसको बनाने की जिम्मेवारी लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, जब समय योग बनते ना मो बोलते ती मतलब आइए मगर फेरी तो वो बैठे थे। कैंट बोर्ड के जो सीईओ थे उस समय हांडा जी जो थे वो इंजीनियर उसमें थे, हांडा जी और उनके लोगों ने तसले में सीमेंट सब्जी, हम वहाँ प्रत्येक गवाह हम लोग भी उनके साथ ही बैठे थे पीछे। तो फिर उन्होंने वो लाए, उन्होंने बनाया, अब बन गया तो उसमें परमवीर चक्र लिखना था। उन्होंने बोला योगा ने लिखना पड़े, तो फिर उन लोगों ने वो स्टैंडिंग पंखे ला करके उसको सुखाया, फिर उसमें चूना लगाया, फिर उसके ऊपर जब परमवीर चक्र विजेता लिखा तब उन्होंने उस चीज को जोड़ा। ऐसे धरातल में काम करने वाले और जिन्होंने कभी अपने नाम के लिए, हम लोग दीदी के साथ बहुत समय साथ रहे, दीदी पर कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आई तो हमने उनका साथ दिया, रात भी गए, दिन भी गए। लेकिन यही होता है कि राज्य आंदोलनकारी के लिए हम दीदी के साथ, शत्रु दीदी के साथ, गणेश जी के पास भी गए, सब जगह। लेकिन दादा का वही रटता कि मेरे लोगों को नहीं मिलेगा तो मैं मिले, ऐसे परित्याग। वो तो राज्य मंत्री भी बन सकते थे, सुशीला बंदर जी के साथ उन्होंने काम किया तो बनते थे वो तो, लेकिन उन्होंने नहीं लिया इस त्याग की मूर्ति। ऐसे त्याग के लोग हमारे जीवन में। और बबर गुरुंग जी के संग जो है 119 जनों की पूरी लीड थी। तब बबर गुरुंग जी को गए थे अपने मेजर जनरल खंडूरी जी जो चीफ मिनिस्टर थे, मैं भी गया था उनके संग में। तब उन्होंने ये बोला था कि सर जिनको जब मिले उन्होंने बोला था बबर जी आप ले लीजिए। उन्होंने मना किया कि मेरी अगर पूरी 119 को वो होती है तो तब मैं रहता हूँ, नहीं तो नहीं। दुख का विषय ये है कि आदमी जो है ना, आदमी जो है उत्तराखंड राज्य आंदोलन चिन्हित थे उसमें जो है ना, मतलब वो चला गया, कुल 119 में से भी चले गए। लेकिन अगर उनके आर्थिक को मिलती है 119 जाने का तो बहुत बढ़िया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते श्रीमती प्रभात झा जी वहाँ जो सब बबर गुरुंग जी को बिल्कुल स्मरण है तो थोड़ा बोलिए। वो इतने सरल स्वभाव के व्यक्तित्व थे। सामान्य तौर पे जब हम कोई काम करते हैं, खासकर सामाजिक जीवन में, तो हमारे अंदर थोड़ा सा अहम आ जाता है कि भाई मेरी वजह से ये काम हुआ है, हमारे संगठन की वजह से ये काम हुआ है। तो थोड़ा सा हमारे अंदर, क्योंकि मानव जाति है तो थोड़ा सा स्वाभाविक है कि हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन वो इतने सरल और स्वभाव के व्यक्तित्व थे। रंजीत सिंह वर्मा जी आज दिवंगत, आज पूर्व विधायक जी नहीं हमारे बीच में, संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे।
जिस प्रकार से उनको जो नैतिक जिम्मेदारी दी जाती थी, उनके साथ जो लोग यहाँ पे हैं, सब लोग त्यागी वगैरह सब लोग आप लोग यहाँ पे हैं। FRI से लेके जो आसपास कितने भी केंद्रीय संस्थान थे, बैंक थे, ONGC थी, KDMI भी थी, वहां पे नेतृत्व दिया जाता था कि आपने इसको बंद कराना है। और वो अपना जो हल्की लचक उनकी पहचान थी, जो उन्होंने 1971 में जो गोलियां खाई, तो उनका तो उनको मैं कहूँगा सौभाग्य था, ये सौभाग्य कि भारत की आजादी के लिए, उसके लिए जो है बॉर्डर अपनी सीमा बचाने के लिए भी उन्होंने गोलियां खाई और राज्य को बनाने में भी उन्होंने जेल और लाठी खाई। तो ये हमारा सौभाग्य है, उस परिवार का सौभाग्य है कि वो उनकी संतानें हैं, उनके परिवार के अंग हैं। और उससे बड़ी बात जो सामान्य तौर पे हम भी बड़ी छाती ठोकते हैं कि भारत का एक जो है प्रतिनिधि वहां पे ये बनने जा रहा है, या किसी भी समाज का, अगर उन्होंने जो गोरखाली समाज से जो रिप्रेजेंट किया, बहुत लोगों का योगदान था, लेकिन उन्होंने जो रिप्रेजेंटेशन दिया वो अपने आप में भक्त से छाती चौड़ी करने वाला होता है कि हमारे समाज के आदमी ने यहाँ पे ये वो किया है। तो आज जो गोल्डन जिसको हम कहते हैं इतिहास सुनहरे, उसमें वो जो बब्बर गुरंजी थे, और मुझे इस बात की पीड़ा है, उसमें जिला प्रशासन की थोड़ी सी कमी थी, हमारी भी कमी हो सकती है, लेकिन जिला प्रशासन की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रणजीत सिंह वर्मा, बब्बर गुरंग, सुशीला बरूनी, ये जब जितने इतने सीनियर नाम थे, उनका जो चयनीकरण था वो जिला प्रशासन को अपनी इंटेलिजेंस के आउटपुट के हिसाब से उनका चयनीकरण कर देना चाहिए था। लेकिन हमें भी यही पता नहीं था कि कौन प्रार्थना पत्र देता है, क्योंकि हमने 2004-05 से जो प्रक्रिया शुरू करी, तो जब मुझे गुरुजी मिले तो वो उनका सादगी भाव था, वो मुझे डांट के बोल सकते थे, समझा के बोल सकते थे, लेकिन उनकी सादगी आप देखिए यार, अगर होगा तो उसको देखना वो क्या हुआ था, प्रार्थना पत्र क्या चल रहा है। मैंने गुरुजी आप ऐसा मत कीजिए, अंदर से मुझे आपको गलानी भी हुई कि यार इतने सीनियर आदमी जो है हमें, तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे उनका प्रार्थना पत्र लिखने का मुझे अवसर हुआ, और किसी दूसरे का भी हुआ, मैंने भी प्रार्थना पत्र लिखा और किसी और ने भी लिखा। तो जो चयनित सूची है उनकी राज्य आंदोलनकारियों में, वो गुरुजी का औरों का तो एक बार नहीं आया, उनका 2 बार नाम लिखा हुआ है, कोई 2 बार लिखा हुआ है उनके। तो तब उनको देर से सूचना मिली, बल्कि हमारे जो RTI के जो हमारे कार्यकर्ता हैं सुरेंद्र भाई, उनको भी अनभिज्ञ थे, पत्रकार ने बताया, तो मैंने उनको सूची पूरा दिया, उनका परिचय पत्र सारी चीजें दी, लेकिन वो किसी परिचय के मोहताज नहीं थे, वो एक खाली कागजी औपचारिकता होती है, कागजी औपचारिकता थी वो। लेकिन उनको जो है ये अब हमने आगे नई पीढ़ी में संदेश देना है, और मैं ये चाहूंगा कि जैसे आप लोगों ने माता आज इसको सुधार नहीं कर सकते, इसलिए शरीर के जाने पर भी आत्मा अजर है, अमर है। विशेषतः अपने जीवन काल में जिन्होंने युद्ध ही नहीं अपितु मेरे दृष्टि में महायुद्ध किया, युवा अवस्था में मां भारती की सेवा में शामिल होकर अपने अंग का ही बलिदान करके, जिसने मां भारती के श्री चरणों में अपना योगदान दिया, त्याग किया, तपस्या किया, अंग का ही बलिदान किया मां भारती की सेवा जवानी में। और वहां से आने के पश्चात उन्होंने विशेषतः भाषा के लिए, नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए जिन्होंने महान युद्ध किया, ये दूसरे प्रकार का युद्ध करने वाले। और तीसरा युद्ध अपने समाज के हित के और कल्याण के लिए जिन्होंने त्याग और बलिदान दिया। सबसे पहले में भारत के महान विभूति गोरखा समाज के लिए नहीं, उत्तराखंड के आदर्श पुरुष तथा उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अपना और अपने समाज की सहभागिता को लगा करके, समावेशिता को पसंद करके गोरखा के इतिहास को उत्तराखंड और भारतवर्ष में अनंत काल तक के लिए इतिहास रखने वाले उन महान विभूति बब्बर गुरुंजी को मैं अपने तरफ से इन्हीं 2 पिता के मंत्रों के साथ, इन्हीं पंक्तियों के साथ हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। इतना ही कहते हुए बब्बर गुरुंग अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे के साथ अपने 2 शब्द को यही विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हमारे सम्मानित लोग और हमारे स्वर्गीय बब्बर सिंह गुरुंग जी के परिवार के लोग, जितने भी आज यहाँ पधारे हैं, आप लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वक्ताओं ने जिस प्रकार आज यहाँ बब्बर गुरुंग जी के बारे में बताया, और डेफिनेटली एक जो हम लोग गोरखा समुदाय ने क्या उत्तराखंड में एक ऐसे
तौर पे यहाँ हो रही है। कितने महान व्यक्तित्व वाले वो व्यक्ति थे। और मैं कहना चाहूँगा कि समाज में जो निष्पक्ष भाव से और कर्मठता से जो काम करता है उसी को आज लोग जिस हिसाब से यहाँ आप लोग पधारे हैं कि बुद्धिजीवी लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूँगा हर कोई शख्स बिना किसी राग द्वेष, बिना किसी की हम ये है, हम इस समुदाय के हैं, हम उस समुदाय के हैं, हमारे को सिर्फ हमारे उत्तराखंड को आगे और उसको भारतवर्ष के नक्शे में एक ऊंचाई पे ले जाना है। आज इतने बड़ी बड़ी विभूतियां यहाँ आई हैं। आज हम लोग ये संकल्प लें कि किसी भी तरीके से, हाँ दुख तो है कि राज्य आंदोलनकारी के विषय में वो यहाँ अपनी अवस्था, थोड़ी बीमारी की वजह से भी उनके साथ जो उनके सहपाठी लोग जो आंदोलन में थे वो यहाँ आए हैं। 119 जनों की लिस्ट उन्होंने मेरे को भी यहाँ मेरे ऑफिस में आके मेरे को दिया और बोला कि सर हम लोग यहाँ एक कार्यक्रम करना चाहते हैं। और यहाँ पर सुशीला बलूनी जी वगैरह काफी मेरे ख्याल से मंत्री जी वगैरह भी मेरे ख्याल से आए थे। तो ये चीज एक उनके अंदर एक ये भाव था कि अगर मेरे को लेने वाले तो आजकल काफी है कि किसी को भी अगर सरकार को देना चाहिए तो पहले बोलती है कि मेरे को मिल जाए, बाकी को मिले ना मिले उसकी परवाह नहीं। पर वो एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने ये बोला कि अगर मेरे 118 आदमी को नहीं मिलता तो मैं 119वां जो मेरा 19वां हूँ, मेरे को भी वो चीज नहीं चाहिए। काफी चर्चा हुई, मंत्री जी से भी मेरी चर्चा हुई। बोले यार अध्यक्ष जी उनको बोलो कि जो उनको दिया जा रहा है वो चुपके से ले लें। और वो शख्सियत ऐसे थे जिन्होंने कि इस चीज को चिन्हित तो हो चुके थे। बड़ा मैं देखता था कि बलूनी जी जहाँ जाती थी उनको उतना सम्मान मिलता था। तो हम चाहते थे कि हमारे समुदाय के कितने बड़े ज्ञान के जो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ उनके विषय में लिखा हुआ है, साहित्यकार, लेखक, गायक सभी थे वो हर चीज में। और सबसे बड़ी बात है कि वो इस गोरखाली विधानसभा के आजीवन सदस्य थे। मैं उनके परिवार को इस दुख को सहने की भगवान से प्रार्थना करूं कि वो इस जो नुकसान उनके घर में इतनी बड़ी क्षति हुई है वो उसको सहे। और तमाम गोरखा समुदाय की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। यहाँ आज इतने हमारे उत्तराखंड नागरिक संगठन के पदाधिकारी आए, हमारे ब्रिगेडियर साहब, पीएस ग्रुप साहब लोग आए हैं। मैं तहे दिल से सभी